हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर रहेगा आपका द हिंदू मैरिज एक्ट। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ये एक्ट है। ये आपकी कंप्लीट सीरीज है। वन शॉर्ट वीडियो में हम आपको कंप्लीट हिंदू मैरिज एक्ट समझाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट AIB 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ आपकी बेस्ट सीरीज़ है। हमने आपके इस सीरीज़ के अलावा भी हम आपको जो PYQs है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, वो भी हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल है हमारा टेक्लो अकेडमी। ओके, और स्टूडेंट अगर आप प्रिपरेशन करें जुडिशरी, GLO, APO, तो उसके लिए भी ये लेक्चर्स आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम में आपका हिंदू लॉ आता है उसमें भी आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आपका बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। ठीक है, आगे आपको PPT के फॉर्म में मिल जाएगा ये सारा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। पहले हम देखते हैं, जनरली मैं बात करूँ आपको तो देखिए स्टूडेंट, क्या था पहले आपका हिंदू लॉ नहीं था। ठीक है, पहले आपका हिंदू लॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले हमारे पास क्या होते थे, कोई कस्टम्स और हमारे राइट्स, हमारे रिलीजन। ठीक है, हमारे रीति रिवाज, हमारे खुद के कुछ अधिकार और हमारा धर्म। हम इसके अकॉर्डिंग ही अपने जितने भी मैरिज के कॉन्सेप्ट थे, जो भी हमारे मैरिज के कॉन्सेप्ट थे, उनको इनसे गवर्न करते थे। ठीक है, अलग अलग कस्टम के लोग, अलग अलग रीति रिवाज के लोगों पे अलग अलग मैरिज एक्ट आपका इंट्रोड्यूस होता था। ठीक है, फिर हमें क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने इन सबको कोडिफाई किया। हमने इन सबको लिखा, अलग अलग कस्टम पे अलग अलग जो आपके रीति रिवाज में जो भी आपकी बातें थी उनको हमने एक जगह कोडिफाई किया और उसको हमने बना दिया हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, हमने उसको ये बना दिया आपका। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, तो हमारे ये हिंदू मैरिज एक्ट के आपके सोर्सेज क्या थे, किस आधार पे, क्या ग्राउंड्स थे आपके, क्या ग्राउंड्स थे कि जिस पे हमने हिंदू मैरिज एक्ट आपका बनाया। ठीक है, मैंने कहा ना पहले आपकी हिंदू मैरिज का तो कुछ नहीं था, हिंदू लॉज तो आपके नहीं थे, हम कस्टम राइट्स की बात करते थे। तो कोई ना कोई तो आपको ग्राउंड रहा होगा कि जिसके अकॉर्डिंग हमने आपका हिंदू मैरिज एक्ट आपका क्रिएट किया। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर आपके आते हैं एक एशियंट सोर्स। ठीक है, एक आपका पुराने ग्राउंड्स क्या क्या रहे वो होता है, और एक आपका आता है मॉडर्न सोर्स। ठीक है, मॉडर्न सोर्सेस, ये दो चीज़ें आपकी हम इसके अंदर देखते हैं। तो पहला है हमारा एशियंट सोर्स। एशियंट सोर्स क्या है आपका, श्रुति। श्रुति यानी हमारे वेद। स्टूडेंट आपको पता है हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। एक हो गया आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेदा। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेदा। नेक्स्ट है आपका सामवेद। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं आपको ये समझा देती हूँ, कोई MCQ फॉर्म में आपके क्वेश्चन आ सकता है। अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड आपका लास्ट अथर्ववेद। सबसे ओल्डेस्ट क्या है, सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद। ठीक है, यजुर्वेद बात करता है आपके सेक्रीफाइसेस की, जितने भी आपके रिचुअल्स हैं। ठीक है, क्रियाक्रम, जितने भी क्रियाक्रम है आपके वो, और जितनी भी सेक्रीफाइसेस हैं, सेक्रीफाइस जैसे बलि देना, इस टाइप की जो भी प्रैक्टिसेस आपकी है, सेक्रीफाइस है वो, और जितने भी आपके रीति रिवाज, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, क्रियाक्रम है, वो सारे आपके यजुर्वेद के अंदर डिफाइन है। सामवेद बात करता है आपके चैंटिंग की, मंत्र जाप, मंत्र का उच्चारण। ठीक है, वो है चैंटिंग या सॉन्ग्स, जो कि आपके भजन वगैरह है, जो भी आपके म्यूजिक से रिलेटेड। ठीक है, जो भी आपकी म्यूजिक होगी, कोई धुन होगी, वो सारी बातें आपकी सामवेद में लिखी हुई है। चैंटिंग कि हमें मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है। नेक्स्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद आपकी बात करता है मैजिकल। ठीक है, मैजिकल वेद है। इसके स्पेल्स, जादू,
या फिर कोई भी आपके मतलब कि कोई भी मंत्र ऐसे है जो थोड़े से मैजिकल टाइप के हैं, वो सारे आपके इसमें गवन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि श्रुति वर्ड का क्या मीनिंग है। हमने देखा श्रुति क्या होती है, जो वेदास में हमने देखी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये। लेकिन इस वर्ड का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है विच इज हियर्ड, विच इज हियर्ड, सुना हुआ, सुना हुआ। ठीक है, जो आपने सुना है या सुना हुआ है वो। क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या होते थे, उस टाइम पे एक गुरु होता था, उसके नीचे उसके शिष्य होते थे। तो गुरु क्या करते थे, अपने शिष्य को बातें बताते थे। ठीक है, जो उनके ध्यान में जाने के बाद उनको जो बातें पता लगती थी वो उनको बताते थे। तो वो कहीं लिखा नहीं होता था, वो उनको सुनी सुनाई बातें आगे ट्रांसफर होती रहती थी। ठीक है, यही बातें जब ट्रांसफर हुई आगे, तो बाद में जाकर इन्हीं बातों को हमने इन चारों वेदास में लिख दिया। तो श्रुति मतलब क्या है, सुना हुआ, आपकी सुनी हुई बातें हमने श्रुति में लिख दी। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके ऋग्वेद के अंदर बात है, यजुर्वेद के अंदर बात है, इनके अंदर जो बात है, इन्हीं को हमने आपका बेस बना के हमने अपना हिंदू मैरिज एक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, या हिंदू जो बाकी लॉज है आपके, वो कहीं ना कहीं हमने इनको क्रिएट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट समृद्धि। ठीक है, समृद्धि मतलब रिमेम्बर। हम कहते हैं समृद्धि हमारी ये याददाश्त है, या फिर हमने क्या ये चीजें याद रखी है, क्या याद रखा है, व्हाट इज रिमेम्बर, रिमेम्बर्ड। ठीक है, ये आपका हो गया याददाश्त की बात करो, या याद रखी हुई बात। ठीक है, याद रखी हुई बात आपकी इसके अंदर आ जाएगी। इसमें याद रखी हुई बात। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि श्रुति में क्या हुआ, गुरु ने शिष्य को बातें बताई। ठीक है, तो जो बातें शिष्यों ने याद कर ली, उन्होंने उसको क्या लिखा, अपनी बातों को, अपनी नॉलेज को उन्होंने कहीं लिख दिया। तो जो हमें वो जो ग्रंथ मिले हैं बाद में, जिसमें इनके शिष्य की बातें जो लिखी हुई है, उनको भी हमने क्या बोला, अपना बेस बना के हमने आपका हिंदू लॉ का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, हिंदू लॉ का हमने फॉर्मेशन इसमें किया है। ओके, फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है, फिर थर्ड है आपका पॉइंट डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कमेंट्रीज। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जब ये ग्रंथ बने या कुछ हुआ, तो किसी ना किसी पर्सन ने क्या किया होगा, इन पे क्वेश्चन उठाए होंगे। ठीक है, जब भी आपको पता है, जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, कोई नया कानून या कोई नई बात इंट्रोड्यूस होती है, तो कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जो उसके अपोज में उससे क्वेश्चन करता है। तो ये प्रश्न और उत्तर वाली बात है, प्रश्न और उत्तर। मतलब हमने क्या किया, हमने कुछ प्रश्न पूछे होंगे कि क्या ये बात आपकी वैलिड है या नहीं है, तो किसी ने कोई ना कोई उत्तर दिया होगा कि ये हाँ ये बात ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कमेंट्रीज या डाइजेस्ट आपका। ठीक है, ये कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपकी दो कमेंट्रीज आए, दो प्रिंसिपल कमेंट्रीज हुई आपकी। एक हुआ आपका मिताक्षरा के। ठीक है, मिताक्षरा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने आपकी कमेंट्रीज की, और एक हुए आपके दया भागा। ठीक है, दया भागा आपके दो कमेंट्रीज हुए जिन्होंने कमेंट्रीज की, और बाद में जाके आपकी ये मिताक्षरा और दया भागा मतलब कि ग्रुप्स है। ठीक है, मिताक्षरा और दया भागा आपकी ग्रुप है, इन्होंने कमेंट्रीज की, और इनकी जो बातें हैं उनको ही हमने फॉलो करके आपका हिंदू लॉ बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैं आपको याद लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन आता है आपका। मिताक्षरा की बात की जाए तो मिताक्षरा के अंदर किसने आपकी कमेंट्री की थी, तो ये क्वेश्चन आपका जुडिशियल लेवल का भी है, और साथ में आपको ये मिल जाता है देखने को AIB के अंदर भी। तो जब ये विजनेश्वरा थे ना, विजनेश्वरा, ठीक है, VIGNESHWARA, विजनेश्वरा, वो तो थे मिताक्षरा के। इन्होंने कमेंट्री की आपकी यजना वाल्क्या जो आपकी समृद्धि है। ठीक है, मैंने कहा ना, जो किताबें लिखी गई याद करके, उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी प्रश्न तो किया हुआ। ठीक है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन या कोई ना कोई बात तो उठाई होगी। तो आपके जो मिताक्षरा स्कूल के जो आपके पर्सन है विघ्नेश्वरा, उन्होंने यजना वाल्क्या समृद्धि पे क्वेश्चनिंग की, कमेंट्रीज की। ठीक है,
वहीं जो आपके दया भागा स्कूल के हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखी थी थीसिस। थीसिस आपको पता है, जैसे अब स्टूडेंट आज के टाइम में पीएचडी करते हैं तो वो किसी बात पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो जो आपके रिसर्च पेपर होते हैं ना उसको भी हम कहते हैं थीसिस। जो रिसर्च पेपर होते हैं आपको उसको थीसिस कहते हैं। तो इन्होंने एक थीसिस लिखी इस स्कूल के, जो थे कौन थे स्कूल के, जिमुतवाहना, ठीक है। इन्होंने इस पर कमेंट्रीज की आपकी। तो ये दया भागा स्कूल के थे। तो क्वेश्चन आपका यही आता है कि मिताक्षरा स्कूल के कौन थे, तो विजनेश्वरा। इन्होंने क्या किया था, समृद्धि का नाम पूछ लेते हैं, यजना बालक्या, ठीक है। दया भागा की थीसिस लिखी थी। थीसिस किसने लिखी थी, जिमुतवाहना ने, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कस्टम्स। कस्टम्स की बात करते हैं तो कस्टम्स स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज है उनको ही हम कस्टम्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारी प्रैक्टिस चलती आई है काफ़ी टाइम से वो हमारी कस्टम बन गई है। कस्टम की डेफिनेशन आप आगे BEd में भी देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपका एक केस आता है। केस मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आपका केस का नाम है बलवंत राव वर्सेस बाजीराव, ठीक है। बलवंत राव वर्सेस बाजीराव का केस है जिसमें है 1921 का केस आपका। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में जो आपके पीवी काउंसिल्स थे, ठीक है। जो पीवी काउंसिल पहले आपके पता है जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह तो नहीं होते थे, जो आपके पीवी काउंसिल्स है उन्होंने कहा जो आपकी कमेंट्रीज है, इन्होंने कहा कि जो आपकी कमेंट्रीज है ना वो क्या कहते हैं, वो आपका डू नॉट एनेक्ट लॉ। कमेंट्रीज, केवल कमेंट्रीज आपके कानून नहीं लेके आ सकती, ठीक है। केवल कमेंट्रीज जो है वो आपके कानून नहीं लेके आ सकती, लेकिन बट कमेंट्रीज क्या कर सकती है, कमेंट्रीज उस कानून को एक्सप्लेन कर सकती है, हमें बता सकती है कि ये कानून हमसे क्या कहना चाहता है, वो उसको इंटरप्रिटेट कर सकती है, कानून को इंटरप्रिटेट कर सकती है, हमें समझा सकती है, ठीक है। और साथ में ये कमेंट्री जो लिखी हुई बातें है, जो ये कमेंट्री लिखी है उससे हमको पता लगता है कि हाँ हमारा ऐसा क्या था, ऐसा हमारा कस्टम था, तो ये हमारा एविडेंस ऑफ कस्टम भी माना जाता है, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूँगी कि जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हमने इतना डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपके काम आएगा, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बना लीजिए और फ्यूचर में जब आप जुडिशरी की तैयारी करेंगे या अभी अगर आप जुडिशरी की तैयारी करें तो आपको ही काम आएगा। तो स्टूडेंट अभी हमने देखे सोर्सेज हमने क्या देखा अभी तक, श्रुति, समृद्धि, कमेंट्रीज एंड अपना लास्ट कस्टम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न सोर्स की। मॉडर्न सोर्स और देख लेते हैं। मैंने कहा था एशियंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स, तो एशियंट सोर्स हम देख चुके हैं। अब बात आती है आपकी मॉडर्न सोर्स की। मॉडर्न सोर्सेज की हमारी बात आती है, ठीक है। मॉडर्न सोर्सेज में स्टूडेंट आपके क्या आता है, पहला कंसेप्ट है आपका, पहला कंसेप्ट है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस। इन्होंने ये कहा कि अगर हम ऐसा कानून इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसा कानून हमारा इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो कि आपको जस्टिस दे, इक्विटी दे और गुड कॉन्शियस का हो, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है। इसके अंदर केस आता है आपका, केस का नाम लिख लीजिए, गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई 1951 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके अंदर अगर आपका कोई भी अगर आपका एग्जिस्टिंग हिंदू लॉ नहीं है, हिंदू लॉ अगर कोई भी आपका एग्जिस्टिंग नहीं है अभी तक, तो जजेस के पास एक अथॉरिटी है, तो जजेस क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिसाइड कर सकते हैं केस को इसके अकॉर्डिंग, इन 3 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस, ठीक है। उन साइज के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं आपका, हम इसको आपका केस को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जजेस ने ऐसी बात बोली इस केस के अंदर। फिर नेक्स्ट है आपका, पहला ये हो गया पॉइंट आपका,
पहला पॉइंट हो गया है आपका जस्टिस, ठीक है। सेकंड है आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आपको पता है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कोडिफाई, विधायक, सॉरी है ना, विधेयक, विधेयक जिसको कहते हैं, यानी कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ, ठीक है। अगर आपने किसी कानून को लिख दिया है ना तो वो आपका लेजिस्लेचर बन गया है, विधेयक बन गया, विधेयक बन गया है आपका वो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड, जुडिशियल प्रेसिडेंट। ओके, इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है कि हायर कोर्ट के, हाई कोर्ट पूरा लिख देती हूँ, हायर कोर्ट के जितने भी आपके डिसीजंस हैं, जितने भी आपके डिसीजंस हैं हायर कोर्ट के, वो सब आपके फॉलो किए जाएंगे लोअर कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो जितने भी डिसीजन आपके हाई कोर्ट ने लिए हैं वो सारे फॉलो किए जाएंगे आपके लोअर कोर्ट के द्वारा। ओके, तो स्टूडेंट ये था आपका, अभी तक हमने देखा सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हमने बात की आपकी, यहाँ से हमने देखा सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, एशियंट एंड मॉडर्न। एशियंट में हमने पढ़ा श्रुति, स्मृति, ठीक है। फिर हमने देखा डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। उसके बाद हमने इसके अंदर लास्ट देखा कस्टम, यहाँ मैं ऐड कर देती हूँ। चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है कस्टम्स, ठीक है, हमारी क्या रीति रिवाज है। फिर हमने देखा मॉडर्न सोर्स, जिसमें हमने पढ़ा जस्टिस, सेकंड पढ़ा हमने लेजिस्लेचर एंड थर्ड पढ़ा हमने जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। वही स्कूल्स दो जो मैंने आपको बताए थे, एक है आपका मिताक्षरा एंड सेकंड वन इज योर दया भागा। ओके, मिताक्षरा स्कूल एंड दया भागा स्कूल, ये दो स्कूल है आपके। इसका और इसका फाउंडर या फिर पूछा जाए कौन पर्सन इसका था जिसने इसको टाइटल दिया, जिसके अंडर इसको टाइटल मिला, वो है आपके विजनानेश्वरा, ठीक है, विजनानेश्वरा है इसके आपके, और यहाँ पे है इसके है आपके जीमूता वाहना। इसको तो ऐसे याद कर लेना, डीजे, डीजे से याद कर लेना इसको, ठीक है, डीजे बोल दो या डीजे बोल दो, तो ये डीजे से याद कर लेना, आपको पता लग जाएगा। JNM वाला आपका दया भागा इनके साथ है। फिर हम देखते हैं मिताक्षरा स्कूल के बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमने कौन सा आपका देखा था, कौन सी स्मृति पे बात हुई थी, यज्ञा वालक्या स्मृति पे हमने यहाँ पे आपकी बात की थी, ठीक है। ये स्कूल आपके होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पे ये आपका लागू होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट बंगाल एंड असम को छोड़ के, ठीक है। असम और बंगाल की हम बात करते हैं, इसको छोड़ के जो बाकी आपके इंडिया के स्कूल से सब पे ये आपका कॉन्सेप्ट लागू होता है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, डिटेल में नहीं जाते ज़्यादा, ऊपर ऊपर देख लेते हैं। कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। हमें पता है कि इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं, इंडिया में हम फॉलो करते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन हमारे राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी या कोई भी राइट्स हमारे शेयर होते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवरशिप, इसके अंदर क्या कहते हैं कि जितने भी आपके राइट्स या जितने भी आपकी लायबिलिटीज हैं वो सारी आपके बाद आपके जो आपके आने वाली पीढ़ी है उनको मिल जाएंगी, ठीक है। आपके बाद जो आने वाली पीढ़ी है उनको वो राइट्स ऑटोमेटिकली हम दे देंगे। फिर इसके अंदर आता है कॉन्सेप्ट आता है, सॉरी कॉन्सेप्ट लिखते नहीं, यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं,
co-partners of मेल चाइल्ड। ठीक है, इसके अंदर जो आपका को पार्टनर होगा ना वो हमेशा आपका मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, फीमेल की बात नहीं की थी, आपको पता है फीमेल तो अब हमने ऐड ऑन की है, तो पहले जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके सिर्फ मेल को मिला हुआ था। और क्या कहा था कि जैसे ही उसका बर्थ होगा, जैसे ही बर्थ हुआ, केवल बर्थ से, केवल जन्म से ही उसको क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। ठीक है, मैच्योरिटी की कोई बात नहीं कही है, जैसे ही उस चाइल्ड ने, मेल चाइल्ड ने जन्म दिया वैसे उसका अधिकार आपकी प्रॉपर्टी में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कुछ और सब स्कूल्स आते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसके बाद इसके अंदर कुछ सब स्कूल्स है। ये स्कूल्स भी आपकी मिताक्षा ब्रांच के स्कूल्स है। पहला नेम लिख देते हैं, मद्रास स्कूल या फिर आपका द्रविडियन स्कूल। ठीक है, साउथ वाले स्कूल हो गया आपकी, या मद्रास वाले स्कूल हो गए। सेकेंड है आपके महाराष्ट्र या बॉम्बे स्कूल। ठीक है, महाराष्ट्र या बॉम्बे स्कूल। थर्ड है आपका बनारस स्कूल। ओके, फोर्थ मिथिला स्कूल। ठीक है, मिथिला स्कूल ऑफ थॉट। ये स्टूडेंट ये हो गया है आपका, हमने बात की आपके इसके बारे में, स्कूल्स के बारे में। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं आता कि कौन से स्कूल मतलब कहाँ से, इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता, तो आप देख लीजिए नॉर्मली। तो साउथ की बात होगी या आपकी बॉम्बे वाली साइड की बात होगी। बनारस स्कूल में आपके आ जाएंगे ये एरिया नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थन इंडिया का एरिया आ गया। ठीक है, आपका उत्तरी भारत का एरिया आ गया, लेकिन इसमें आपका इंडिया का एरिया आ गया, लेकिन इसमें आपका पंजाब नहीं आता, पंजाब इसमें नहीं आता है। ठीक है, मिथिला स्कूल आपको पता है बिहार, यूपी, इस साइड का जो एरिया है आपके, तो ये वाले एरिया इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके दया भागा स्कूल की। ठीक है, दया भागा स्कूल की बात की जाए आपसे, तो ये अप्लाई होंगे आपके इसके अपोजिट। ये देखो, ये बंगाल असम में अप्लाई नहीं होते, तो ये बंगाल और असम में आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, बंगाल और असम में आपके अप्लाई होंगे। इसकी कोई भी सब स्कूल नहीं है, नो सब स्कूल, ये खुद मात्र में एक स्कूल है। ठीक है, इसके कोई सब स्कूल नहीं है। इसमें कहा जाता है आपका कि जो आपका स्पिंडा रिलेशन है इज बाय पिंडा ऑफरिंग, स्पिंडा रिलेशन इज बाय पिंडा ऑफरिंग। स्टूडेंट आपको पता है हिंदू लोग में क्या होता है, अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो हम पिंड दान करते हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो जो आपके स्पिंडल रिलेशन है ना, तो वही माने जाएंगे जो पिंड दान आपका कर सकते हैं। इस टाइप का ये कंसेप्ट यहाँ पे है। इसमें एक कंसेप्ट है नो बाय बर्थ, जो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर राइट होंगे। प्रॉपर्टी के अंदर जो आपके राइट्स है ना, वो आपके नोट बाय बर्थ। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, यहाँ पे क्या लिखा था कि बच्चे का जन्म हुआ उसको अधिकार मिल गई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब मृत्यु हो जाती है, ओनली ऑन द डेथ ऑफ फादर, जैसे ही पिता की मृत्यु हुई अधिकार बच्चे को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, शेयर्स हमारा ट्रांसफर हुआ आफ्टर डेथ। ठीक है, डिफाइंड शेयर्स का ट्रांसफर होता है। इसके अंदर जो ओनरशिप आपको मिलेगी ना, ओनरशिप आपको मिलेगी वो सिर्फ उतने ही शेयर पे मिलेगी जितने आपको ट्रांसफर हुए हैं। जितने शेयर्स आपने अपने पिता से लिए हैं उतनों पे ही आपको ओनरशिप मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर एक कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है आपके, ठीक है, तो जो उसकी विडो है ना, विडो क्या बन जाती है, विडो क्या बन जाती है, विडो बिकम को पार्टनर। ठीक है, तो विडो आपकी को पार्टनर बन जाती है, मतलब
हस्बैंड के बाद जो उसकी विडो है उसको अधिकार मिल जाता है, उसको क्या मिल जाता है प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी के ओनर हो जाती है, एक टाइप से आप मान के चलिए। ठीक है, ये स्टूडेंट ये छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट थे हमारे इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम आते हैं अपने बेयर एक्ट पे। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया है आपको सोर्सेस के बारे में, क्योंकि आजकल आपको पता है स्टूडेंट की AIB हो या जुडिशरी हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो लेके चलते हैं आपसे। ठीक है, बेयर एक्ट से बाहर भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो हम वो कवर कर लेंगे साथ के साथ। ठीक है, अब आते हैं हम बेयर एक्ट पे। तो आपका बेयर एक्ट आप लेके चलते, तो एनेक्टमेंट डेट कब लागू हुआ ये आपका, ये लागू हुआ आपका 18 मई 1955। ठीक है, 18 मई 1955 को ये लागू हुआ। याद करना है तो किसी बर्थ डेट याद कर लीजिए। ठीक है, अब ऐसे कर लीजिए 8-1 7 होता है, तो हमारे हिंदू लोग में क्या होता है 7 फेरे होते हैं। ठीक है, तो 8 में से 1 गया तो 7 फेरों की बात होती है, तो 8 में से 1 माइनस कर दो 7। याद करने का ट्रिक है छोटी सी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको याद कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हिंदू लॉ आपका अमेंड एंड कोडिफाई है। अमेंड मतलब कि हमने क्या किया, हम इसमें संशोधन कर सकते हैं या संशोधन किए हुए भी होते हैं। आपको पता है 13 जैसे इसके अंदर ऐड ऑन हुआ है 13A 13B, ये चीज़ हमने ऐड ऑन किया तो हमने संशोधन किया है इसमें। कोडिफाई मैंने क्या कहा, जितने भी अभी हम देखें कितने सोर्सेस हम पढ़ के आए हैं, उन सबको हमने इकट्ठा करके आपका एक कानून बनाया है जो कि आपका हिंदू लॉ है। उनमें से भी जो मैरिज से रिलेटेड है ना कानून आपका, वो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है। ठीक है, हमने इसको कोडिफाई किया, इकट्ठा किया, लिखित रूप में किया और संशोधित भी किया है। अप्लाई ये आपका होल ऑफ इंडिया पे होता है, संपूर्ण भारत में आपका लागू होता है। साथ में ये अप्लाई होता है हिंदू डोमिसाइल पे, जो पर्सन आपके हिंदू के नागरिक हैं, हिंदू नागरिक है मतलब इंडिया में है और हिंदू है वो और नागरिक है, तो उन पे ये लागू होता है। ठीक है, और जो हिंदू नागरिक आपके आउटसाइड इंडिया भी रह रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया अगर कोई पर्सन रह रहा है जो कि हिंदू है और भारत का नागरिक है, तो उन पे भी आपका अप्लाई होगा। आप हिंदू हैं और आप साथ में इंडिया के सिटीजन भी हैं, और लेकिन आप है बाहर रहेगा तो आप पे भी हिंदू लॉ ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, केस आता है सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी 2013 का केस। इसमें कहा गया कि डोमिसाइल इसके अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब हम देखते हैं कि किन किन पर्सन पे और अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है ABPVL, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, वैश्य सेवा और लिंगायत। ठीक है, आर्य समाज वाले जो आर्य समाज को मानते हैं वो पर्सन, ब्रह्मो समाज को मानने वाले, प्रार्थना समाज को मानने वाले, वैश्य सेवा और लिंगायत को मानने वाले लोग भी आपके हिंदू माने जाएंगे। नेक्स्ट है BJS, बिहार जुडिशरी सर्विस, याद रखने का तरीका। तो जो आपके बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ये पर्सन भी आपके हिंदू डेफिनेशन में आएंगे। जो पर्सन हिंदू डेफिनेशन में आएंगे वो है ये ऊपर वाले आर्य समाज, ब्रह्मो समाज वाले। ठीक है, उसके अंदर बोला गया बाद में आपकी जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, इसके अंदर ये पर्सन भी आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है, हमने देखो हमने धर्म के अकॉर्डिंग तो हमने बता दिया आपको, धर्म के अकॉर्डिंग हमने बता दिया। अब इसके अंदर क्या है ऐड हुआ है कि जो बच्चे, अगर इनके बच्चे भी हैं, अगर इनके कोई बच्चे हैं, चाहे वो आपके लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, ठीक है, चाहे वो आपके लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, और जिनके दोनों माँ बाप, ठीक है, दोनों माँ बाप या तो हिंदू है या दोनों माँ बाप बुद्धिस्ट है या दोनों माँ बाप आपके जैन है या दोनों माँ बाप सिख है, तो आप हिंदू माने जाएंगे। लेजिटिमेट हो बच्चा चाहे इलेजिटिमेट हो, ठीक है, वैध हो चाहे अवैध हो। नेक्स्ट है एनी चाइल्ड, या कोई चाइल्ड ऐसा है जिसका एक पेरेंट, ठीक है, माता या पिता, एक पेरेंट उसका क्या होगा, उनका क्या होगा एक पेरेंट, या तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख। इसके प्लस में एक पॉइंट होता है कि वो इनके रिलीजियस को भी फॉलो कर रहे हैं। अगर देखिए एक चाइल्ड है जिसके फादर और मदर, ठीक है, फादर तो इनके हिंदू है लेकिन मदर इसकी क्रिश्चियन है, ठीक है, देखिए फादर हिंदू है, मदर क्रिश्चियन है, लेकिन जो ये है ना, ये प्रैक्टिस किसकी फॉलो करता है, हिंदू धर्म की, ठीक है, ये हिंदू धर्म की जितने भी रीति रिवाज है उनको फॉलो करता है।
तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपका हिंदू मान लिया जाएगा। माता या पिता में से कोई भी अगर हिंदू है और ये बच्चा आपका प्रैक्टिस फॉलो करता है हिंदू रिलीजन की, ठीक है, तो हम इसको हिंदू मान लेंगे। नेक्स्ट है ऐसा कोई पर्सन जो आपका कन्वर्ट हो गया है या रिकन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट या रिकन्वर्ट कैसे, आप थे पहले पारसी, ठीक है, ज्यूस या जो भी नॉन हिंदू है वो थे आप कन्वर्ट होके बन गए हैं हिंदू, ठीक है, आपने क्या किया, कन्वर्जन किया, एक बार आप कन्वर्ट होके हिंदू बन गए हैं, आपको हम हिंदू मान लेंगे। सेकंड क्या है कि जैसे एक पर्सन था वो पहले हिंदू थे, हिंदू होने के बाद वो क्या बने, क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन वो बने हिंदू के बाद और फिर दोबारा वो बन गए हिंदू, हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से फिर हिंदू। तो अब जब ये लास्ट में हिंदू बने हैं यहाँ पे, तो अब हमें इनको हिंदू ही मान लेंगे, ठीक है, इन पे आपके हिंदू लॉज अप्लाई हो जाएंगे। तो किन किन को माना है हमने, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इन सबको हम आपके हिंदू मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट ये हिंदी में, ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन एप्लीकेबल, अभी किस पे अप्लाई नहीं होगा, अभी तक हमने देखा किस पे अप्लाई होगा, अब देखते हैं किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो MPCJ, मध्य प्रदेश सिविल जुडिशरी, इस पे अप्लाई नहीं होता, यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूस, ये 4 कम्युनिटी ऐसी है, ठीक है, जिनको हम हिंदू मान के नहीं चलते हैं। या फिर कोई ऐसा मेंबर जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, आर्टिकल 366(25). तो ये आर्टिकल जो है आपका, ऑब्वियसली ये आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके जो कस्टम्स है, ठीक है, कस्टम है, रेट्स है, इनके जो भी है राइट्स वगैरह, उनको हमने प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, कस्टम रेट्स, इनकी जो भी प्रैक्टिसेस है, प्रैक्टिसेस जो भी है इनकी, इनको हमने प्रोटेक्शन देने के लिए हमने क्या किया, इनको ना ही हिंदू माना है, ना ही हमने इनको अदर कोई और मतलब आपका रिलीजन दिया है, ठीक है। तो इनके कस्टम रेट्स और प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इनको हिंदू कैटेगरी में नहीं माना है, ठीक है, ताकि इनके खुद के जो लॉज है, लैंग्वेजेस है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, आप देख लीजिए 366 का सपोज 25। फिर हम आते हैं डेफिनेशन क्लॉज पे। आपकी डेफिनेशन की बात की जाए, पहली डेफिनेशन है आपकी कस्टम एंड यूसेज, रीति रिवाज। रीति रिवाज कैसा माना जाएगा कि ऐसे कस्टम्स, ऐसे रीति रिवाज जो आपके कॉन्टिन्यूज हैं, अगर हम उसको उनको 10 साल पुराने बता रहे हैं, 10 ईयर्स हम कहते हैं ये ओल्ड है, तो 10 ईयर्स से टिल नाउ, अभी तक क्या होने चाहिए, वो आपके कंटिन्यू होने चाहिए, ठीक है, 10 साल से लेके अभी तक वो आपके कंटिन्यू होने चाहिए, उनमें कहीं पे भी आपका स्टॉप या फिर कोई भी आपका पोज नहीं आया होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान हमने इनको फॉलो किया होना चाहिए, लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से ये कस्टम्स फॉलो किए जाने चाहिए। कोई लोकल एरिया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर ट्राइब के पर्सन इसको फॉलो करते हो, या कोई कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है, या कोई फैमिली। फैमिली मतलब देखिए, अब जैसे मान लो कि मेरी फैमिली है, ठीक है, मेरी फैमिली ही अगर किसी कस्टम को काफ़ी टाइम से फॉलो कर दिया तो वो मेरी फैमिली के लिए कस्टम बन जाएगा। अगर कोई कस्टम को मेरी फैमिली काफ़ी टाइम से फॉलो कर दिया तो सिर्फ मेरी फैमिली के लिए अब आप उसको कस्टम मान के चलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपकी फैमिली फॉलो कर दिया तो कस्टम नहीं है, नहीं, अगर मेरी फैमिली ही फॉलो कर दी तो वो आपके कस्टम होंगे। तो ऐसा कहता है कि वो सर्टेन होना चाहिए, ठीक है, अनरीजनेबल और नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। जैसे हम लेके चलते हैं कंसेप्ट सती प्रथा का, सती प्रथा आपकी आई, ठीक है, कंसेप्ट आई, इसको लोगों ने कहा कि भैया तो हमारे रीति रिवाजों में है तो हम इसको आपका फॉलो करेंगे। फिर आपके आते हैं राजा राम मोहन रॉय, वो इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट करवाते हैं। कैंसिल आउट क्या करके कराते हैं कि ये हमारी अपोज कर रहा है पब्लिक पॉलिसी को, ठीक है, फीमेल के बिना परमिशन के आप उसको उसकी हत्या कर दे हैं, ठीक है, आप उसको उसकी बलि दे दें एक टाइप से, तो वो कस्टम्स और वो हमारे पार्ट हो, हमारा लॉ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे पब्लिक पॉलिसी को हार्म पहुंचा रहा है। कोई अगर आपका कस्टम है तो उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, अनरीजनेबल है तो वो फॉलो नहीं किया जाएगा। नॉट बीइंग डिसकंटिन्यू बाय फैमिली, ऐसा नहीं है कि भाई देखो 10 साल पुराने कस्टम की मैंने बात की
तो भाई 5 साल तक तो आप उसको फॉलो कर रहे थे, फिर बीच में आपने 2 साल छोड़ दिया, ठीक है, 2 ईयर्स आपने गैप ले लिया, फिर उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू 3 ईयर्स के लिए आपने उसको फॉलो कर लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली उसको कस्टम को मान दिए तो वो कंटिन्यू 10 ईयर्स तक उसको मानना ही होगा, उनको मानना ही होगा। तो ये पहली डेफिनेशन है आपकी कस्टम एंड यूसेज की, हिंदी में लिखा हुआ है प्रथा और उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोड। डिस्ट्रिक्ट कोड किसको मान के चलेंगे? तो डिस्ट्रिक्ट कोड आपके होंगे सिटी सिविल कोड। जो आपके सिविल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, सिविल न्यायालय होते हैं, उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोड मान के चलेंगे। और सिविल कोर्ट के भी अगर आपके कोई प्रिंसिपल कोर्ट है ना, मतलब सिविल कोर्ट जितने भी आपके, उनका कोई अगर हेड कोर्ट है, ठीक है, हेड है उनका कोई, तो उनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे। या अदर कोई सिविल कोर्ट जो आपके स्पेसिफाइड किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, तो उसको ही आप जिला न्यायालय कहेंगे, ठीक है। फिर है आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड क्या कहते हैं? सेम वाइफ से, अगर जो बेबी है आपका, जो चाइल्ड है आपका, वो अगर सेम वाइफ से पैदा हुआ है, सेम वाइफ मतलब हस्बैंड, ए हस्बैंड से और बी वाइफ, ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। ये कपल्स है, ए और बी कपल है, इनसे कोई बच्चे का जन्म हुआ एक्स, और इसी से इन्हीं से बच्चा हुआ वाई, तो एक्स और ये वाई जो है ना, ये आपके फुल ब्लड माने जाएंगे, ठीक है। दोनों एक ही कपल से पैदा हुए हैं। फिर बात आती है हाफ ब्लड की, कि जिसके अंदर बात की जाए कि ए हस्बैंड बी वाइफ, ठीक है, इनसे हुआ एक्स, और ए हस्बैंड और सी वाइफ, इनसे हुए वाई, ठीक है। तो देखिए हस्बैंड तो आपका सेम है, हस्बैंड तो हमने देखा यहाँ पे सेम है, ए एंड ए, ये दोनों हस्बैंड आपके सेम है, ठीक है, लेकिन जो आपकी वाइफ्स है वो डिफरेंट है। तो जब हस्बैंड सेम हो, डिफरेंट वाइफ्स हो, तो आपके वो हाफ ब्लड कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट यूट्रिन ब्लड, ठीक है। यूट्रिन ब्लड की बात की जाए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाइफ तो आपकी बी रहेगी, ठीक है। पहले क्या हुआ, ए से हस्बैंड, ए और बी से हुआ एक्स, और फिर मान लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं ई और बी से हुए आपके वाई, वाइफ फीमेल वही है, हस्बैंड चेंज है, तो इसको कहते हैं आपका यूटिनरी ब्लड, ठीक है। कंसेप्ट यही है, जब कपल सेम है तो फुल ब्लड कहे जाएंगे, हस्बैंड सेम है तो हाफ ब्लड कहा जाएगा, और वाइफ अगर वही है, ठीक है, फीमेल अगर सेम है तो आपकी यूटिनरी ब्लड कही जाएगी। नेक्स्ट है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर में आपके क्या आएंगे? फादर, ठीक है। एंसेस्टर कहीं लिखा होगा तो फादर मानेंगे, एंसेस्टर्स अगर कहीं लिखा होगा तो मदर, इसमें मदर भी आपकी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट ई पॉइंट रहता है प्रिस्क्राइब्ड। जो बातें आपकी रूल्स में लिखी हुई है, जो बातें आपकी रूल्स में लिखी हुई है, हर लोग के कोई ना कोई रूल्स होते हैं, तो जो बातें रूल्स में लिखी हुई है उनको हम कहेंगे प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, ये बात आपकी प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट ये हिंदी में, ठीक है। अगला है कंसेप्ट आपका स्पिंडलाइजेशन। स्पिंडलाइजेशन आप किसको मान के चलेंगे? तो स्टूडेंट ये देखिए, एक चार्ट बना देते हैं हम आपके लिए। ए एक पर्सन है, ठीक है, इसके हो गए फादर, एफ फादर और एम मदर। फादर के फादर ग्रैंडफादर, इनके फादर ग्रेट ग्रैंड फादर, फिर इनके ऊपर आएगी पीढ़ी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। 1 2 3 4 5 पीढ़ियाँ होगी ना, ठीक है। ऐसी मदर साइड से मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मदर। ये नानी की बात हो रही है, दादी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नानी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखते हैं आपके यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा ग्रेट 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 फादर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं स्पिंडल की बात करते हैं, तो आप देख के चलेंगे 5 पीढ़ियाँ अपने फादर साइड से, 5 जनरेशन अपने पिता साइड से, ठीक है, और मदर की साइड से आप देखेंगे 3 जनरेशन, इनको हम कहते हैं स्पिंडा। तो इनके लाइन में यहाँ पे इनके सेम जनरेशन में अगर जो भी पर्सन होंगे आपके, वो आपके स्पिंडा मान जाएंगे, जैसे फादर अंकल, ठीक है, ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड अंकल, जैसे कि चाचा ताऊ, ठीक है, चाचा ताऊ आपके हो गए तो आप इस जनरेशन में आ रहे हैं। वो ये परदादा के जो आपके जो दादा होते हैं, दादा के भाई, ठीक है, तो वो आपके सेम जनरेशन में हो गए।
परदादा के भाई, जो भी ये चीज़ें हैं आपकी जो कि सेम जनरेशन में है वो आपके स्पिंडा माने जाएंगे। इधर से मदर की बात करते हैं तो मदर हो गई आपकी, मौसी हो गई, ठीक है, तो ये आपके सेम उस पर माने जाएंगे, मतलब स्पिंडा माने जाएंगे। वैसे इन जनरेशन की बात की जाती है तो ये आपके स्पिंडा माने जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आते तो ये पूछते हैं फादर की साइड से 5 जनरेशन देखते हैं, मदर की साइड से हम 3 जनरेशन आपकी फॉलो करते हैं स्पिंडा के लिए, ठीक है। 3 जनरेशन मदर की साइड से, 5 जनरेशन फादर की साइड से, और ये हमेशा अपवर्ड जाएगी। मैंने चार्ट आपका अपवर्ड ही बनाया था, फादर ग्रैंडफादर, तो ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है। 2 पर्सन आर लीनियर असेंडेंट्स ऑफ अदर, ठीक है, तो ये आपके असेंडेंट्स माने जाएंगे, मतलब पूर्वज माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन क्या होता है आपका? ऐसे रिलेशनशिप जिसमें आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, इन रिलेशनशिप में आप मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्या है आपका? वन इज लीनियर असेस्टर ऑफ अदर, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें ये मेरी क्या है, लीनियर असेस्टर्स है, ठीक है, पिता चाचा, तो ये आपके लीनियर असेस्टर्स हो गए, ठीक है। तो इनमें आप क्या करते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, ओके। फिर है वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स। अगर आपके चार्ट देख लेते हैं, जैसे आप ये कोई फीमेल है, ठीक है, अगर ये फीमेल है तो ये अपने चाचा से, ठीक है, या ताऊ से, जो भी आपके यहाँ पे ताऊ आएंगे वो उनसे शादी नहीं कर सकते, या इनके नीचे कोई की बेड़िया कोई है, ठीक है, इसके नीचे बेड़िया जिसके भाई के बच्चे, ठीक है, तो इस टाइप के जो इनके डिसेंडेंट्स होंगे उनसे वो शादी नहीं कर सकती है। उनके बाद है आपके वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द ईयर हो गया। वन वाज द वाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, वाइफ ऑफ द ब्रदर। अगर आपके ब्रदर की कोई वाइफ है तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले ओल्ड कस्टम में ऐसा होता था कि भाई की जो मतलब कि वाइफ होती थी उससे शादी करा देते थे, ठीक है, अगर वाइफ ब्रदर की डेथ हो जाती थी तो। लेकिन हमारा हिंदू लोग कहता है कि ऐसा कंसेप्ट आपका अब नहीं है, वाइफ ऑफ द ब्रदर से आप शादी नहीं कर सकते। फादर और मदर और ब्रदर, मतलब चाचा ताऊ, ठीक है, चाची या ताई, आपकी जो भी वो बनते हैं, ठीक है, उनसे आप शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, टू आर ब्रदर्स और सिस्टर, अगर दोनों भाई बहन है तो, ठीक है, अगर आपके भाई बहन है कोई दूर के रिलेटिव्स में तो आप शादी नहीं कर सकते। अगर चाचा है या वो नीस है, ठीक है, तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। अगर आंट है और नेफ्यू है तो ये आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाचा भतीजी, मामा भांजी, या फिर आप लेके चलिए चाची भतीजा, या फिर मामी भांजी, भांजा, इस टाइप से जो भी रिलेशन बनते हैं आपके, आप शादी नहीं कर सकते हैं। ब्रदर या सिस्टर के बच्चों से शादी नहीं कर सकते हैं। अगर 2 ब्रदर्स हैं या 2 सिस्टर्स हैं तो वो शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल कंसेप्ट है, आप बेरक देख के समझ जाएंगे, ठीक है, ये आपके इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी है कि क्या कंडीशंस है आपकी हिंदू मैरिज की। तो पहला है सोलमनाइज बिटवीन 2 हिंदू, हमेशा ही जो हिंदू मैरिज होनी चाहिए वो आपकी 2 हिंदू के बीच में होनी चाहिए, तभी ही आपका ये हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आप हिंदू है और कोई अदर कास्ट के हैं तो वहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट अप्लाई होता है, वहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। वहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होता, स्पेशल मैरिज एक्ट अप्लाई होता है। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप हिंदू है दोनों तो ही हम आप पे अप्लाई होंगे। नाइदर पार्टी लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, की शादी के दौरान अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई जिंदा है तो आप दोबारा शादी नहीं कर सकते, मतलब बाईगैमी नहीं की जा सकती है, ठीक है। बाईगैमी में क्या होता है कि अगर आपका स्पाउस लिविंग है, अभी तक स्पाउस अगर लिविंग है, जिंदा है, तो दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 5 इसके अंदर है आपका वॉइड मैरिजेस, ठीक है, ये बात आपकी सेक्शन नंबर 5 में लिखी हुई है। इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, अगर आपकी शादी वॉइड मैरिज में आती है, ठीक है, सेक्शन नंबर 11 बात करता है तो शादी नहीं कर सकते हैं। वॉइड मैरिजेस आपका सेक्शन नंबर 11 बताता है कि कौन कौन सी शादी वॉइड मैरिज है, जिसकी पनिशमेंट आपको सेक्शन नंबर 17 में दी हुई है, ठीक है, यह भी सेक्शन नंबर इसमें। अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि बाईगैमी जो आपका ऑफेंस है ना, बाईगैमी का ऑफेंस आपका वॉइड मैरिज माना जाएगा। अगर आपने अपने स्पाउस के रहते हुए
दोबारा शादी कर ली तो ऐसी शादी आपकी वॉइड मैरिज मानी जाएगी। ठीक है। पनिशमेंट के लिए आप देखेंगे सेक्शन नंबर 17 इसका हिंदू मैरिज एक्ट का, या फिर आप देखेंगे IPC का 49, 494 या 495, या फिर BNS का सेक्शन 82(1) या 822। ठीक है। ये दो कंसेप्ट आप देख के यहाँ पे इनको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो बाइगैमी एक ऑफेंस की तरह हम ट्रीट करते हैं आपका IPC और BNS के अंदर। बाइगैमी क्या होता है? द्विविवाह, जिसको आप कहते हैं हिंदी में। ठीक है। इसके अंदर कहा है सेकंड कंसेप्ट, अगला पॉइंट है आपका कि नाइदर पार्टी, इनमें से कोई भी पार्टी आपकी ये नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्टी आपकी ये है तो शादी आपकी वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी। पहला कि अगर एक पर्सन आपका अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का है, विकृत व्यक्ति है, और वो इनकेपेबल है समझने के लिए कि इनकेपेबल है अपनी वैलिड कंसेंट देने के लिए, सहमति देने के लिए वह क्या नहीं है, सक्षम नहीं है, विकृत व्यक्ति है आपका। ठीक है। तो हम ऐसे व्यक्ति की शादी को वॉइडेबल मानेंगे। उसे मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है। अनफिट टू मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, कि वो शादी के लिए आपका अनफिट है, योग्य नहीं है, और वो चाइल्ड का प्रोक्रिएशन नहीं कर सकता, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता है वो मेंटल डिसऑर्डर के करके आप छोड़। ठीक है। तो वो आपका शादी वॉइडेबल मैरिज माना जाएगा। शून्य करनी अधिकार है और शादी। नेक्स्ट है रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, अगर उसको इंसैनिटी के, ठीक है, पागलपन के अटैक्स आते हैं, मतलब कभी वो सही हो जाता है और कभी वो पागलों की तरह बिहेव करता है, तो वो आपका माना जाएगा, ऐसी शादी आपकी वॉइडेबल मैरिज मानी जाएगी। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट बताता है आपको ये। ठीक है। इसके लिए क्या करने, अगर हमें कोई शादी आपकी वॉइडेबल डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए हमको डिग्री लानी होगी, कोर्ट से आपको जजमेंट लाना होगा, डिग्री लानी होगी। ठीक है। तभी आपकी शादी को हम नलीफाई करेंगे, तभी हम आपकी शादी को शून्य मानेंगे। ठीक है। फिर है आपका, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। एज, थर्ड कंसेप्ट है आपका एज। इन्होंने कहा कि जो मैन है आपका, जो पुरुष है वो आपका 21 वर्ष का होना चाहिए, और जो महिला है आपकी वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, तभी आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। इसकी पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन नंबर 18 के अंदर। देखिए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है यहाँ पे, कठोर कारावास, कठोर कारावास, कठोर कारावास मिलेगा कितना टाइम का? 2 साल का, 1 लाख रुपये जुर्माना या 2 मंथ, या तो आप 2 साल का कारावास ले लीजिए, या 1 साल का जुर्माना मिलेगा आपको, या फिर 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस। नेक्स्ट है कंसेप्ट आपका डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन। मैंने कहा था ना कि आप इन रिलेशंस में शादी नहीं कर सकते। अगर आपने उन रिलेशन में शादी की तो सेक्शन 11 कहता है वो शादी आपकी शून्य मानी जाएगी। भाई बहनों से शादी कर ली, शादी आपकी शून्य है। सेक्शन नंबर 18 कहता है आपको कि सजा मिलेगी 1 मंथ की, या 1000 जुर्माना, या फिर बोथ। ठीक है। 1 मंथ का कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों। सपिंडा रिलेशन हमने देखे थे, पिता के साइड से 5 जनरेशन, मदर की साइड से 3 जनरेशन। ठीक है। तो वो स्पेटल रिलेशन थे। ऐसी शादी पे आपकी शून्य होती है, ऐसी शादी पे आपकी वॉइड है, शून्य है। ठीक है। और सजा है इसके अंदर भी सेम, 1 मंथ, 1000 फाइन, या फिर 2, बोथ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये हिंदी में लिखा हुआ केस आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट केस फॉर जुडिशरी एंड AIB बोथ, सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या कहते हैं कि कोई हिंदू था, एक पर्सन था ए, वो क्या हुआ, वो पहले थे हिंदू, वो पहले था हिंदू, उसने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन किया, कन्वर्जन किया, और कन्वर्ट होके वो बन गया कोई भी और रिलीजन का। ठीक है। अदर रिलीजन का कोई पर्सन बन गया, रिलीजन का कोई पर्सन बन गया। किस लिए बना? सिर्फ शादी के लिए, ताकि वो दोबारा शादी कर सके, द्विविवाह विवाह कर सके, बाइगैमी कर सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना रिलीजन चेंज किया। तो सिर्फ कन्वर्जन अगर आपने सिर्फ शादी के लिए किया है ना, तो ऐसा कन्वर्जन आपका इनवैलिड होगा। ठीक है। ऐसी शादी तो इनवैलिड होगी, साथ में जो आपका ये कन्वर्जन है वो भी इनवैलिड होगा। सल्ला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आपने धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी के लिए किया है तो ऐसा द्विविवाह के लिए किया है, ठीक है, तो फिर आपका विवाह भी कैंसिल माना जाएगा, और ऐसी जो आपका कन्वर्जन है वो भी इनवैलिड आपका माना जाएगा। सेरेमनीज, स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका आज
का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसमें आया था कि सेरेमनीज में आप क्या मानते हैं। हम कहते हैं कि 7 फेरे होते हैं, ठीक है। तो 7 स्टेप्स आपके होते हैं जो दूल्हा और दुल्हन लेते हैं, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड्स लेते हैं, उसको हम कहते हैं सप्तपदी। आपके वेयर एक्ट में सप्तपदी शब्द लिखा हुआ है 7 फेरों के लिए, ठीक है। ये आपके राइट्स एंड सेरेमनीज है, ठीक है, किसी भी अदर पार्टी की। अगर मान लीजिए एक आपका हिंदू में भी आपको पता है काफ़ी अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं, तो अगर आपने दोनों में से किसी भी कल्चर में शादी की है, ब्राइड के कल्चर में शादी की है, ब्राइड ग्रूम के कल्चर में शादी की आपने, तो फिर आपका वैलिड मैरिज मानी जाएगी। लेकिन आपको सेरेमनी फॉलो जरूर करनी है, आपको किसी ना किसी के जो सेरेमनीज है उनको फॉलो करना ही है, ठीक है, तभी आपका ये वैलिड माना जाएगा। फिर है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है आपका, वो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो 25 रुपये का आपको फाइन लगेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी बात की इंक्वायरी करें, इंस्पेक्शन करें, चेक करें अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आप उनको चेक भी कर सकते हैं। कम सी फीस है 25 रुपये, ठीक है, 25 रुपीज़ आपकी फीस इसके अंदर है। नेक्स्ट है आपका वॉइडेबल मैरिज, शून्य करणीय विवाह, ठीक है। एक तो विवाह का शून्य होता है और एक विवाह होता है कि जिसको आप शून्य कर सकते हैं। तो वो कंडीशंस कौन सी है कि जिसमें आप शादी को शून्य कर सकते हैं, शून्य करणीय विवाह आपके, ठीक है। पहला है इम्पोर्टेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट। अगर क्या होता है आपके रेस्पोंडेंट जो है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ कोई भी, अगर वो इम्पोर्टेंस है, मतलब अब वो चाइल्ड का प्रोक्रिएशन नहीं कर सकते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस हो गए हैं, तो वो ग्राउंड है आपका वॉइडेबल मैरिज का। सेकंड है सेक्शन नंबर 5 का सब सेक्शन 2। हम देखा था कि पर्सन आपका अनसाउंड माइंड का है, उसको क्या बोलते हैं, इंसैनिटी के ग्राउंड्स है, जो भी आपका विकृत व्यक्ति है या इंसैनिटी के ग्राउंड्स है, और आपके ऐसे जो सहमति ली गई थी वो बिना उसकी मर्जी की ली गई थी, तो आप बाद में शादी को आपका वॉइडेबल कर सकते हैं। आपको पता लगा कि जो आपकी सहमति ली गई थी वो गार्डियन ने दी थी, संरक्षण ने सहमति दी थी, और संरक्षण की सहमति भी कैसे ली गई थी, बाय फ्रॉड या फोर्स से, उनको डराया धमकाया या फिर झूठ बोल के फ्रॉड या फोर्स करके ली गई थी सहमति। तो अगर आपको लगता है कि आपके संरक्षण से ऐसी सहमति ली गई थी, गार्डियन से ऐसी सहमति ली गई थी, तो विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, जैसे ही आपको पता लगता है शादी के 1 साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऐसी शादी को वॉइडेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेग्नेंट की शादी के दौरान, टाइम ऑफ मैरिज, शादी के दौरान अगर पता लगता है कि जो फीमेल है वो आपकी प्रेग्नेंट है, ठीक है, शादी के दौरान अगर महिला प्रेग्नेंट है तो आप शादी को वॉइडेबल कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड क्या है कि आपको इस बात की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि भाई शादी के टाइम क्या था, आपकी जो पार्टनर थी वो प्रेग्नेंट थी, आपको पता था जब रिश्ता हुआ तब आपको पता था कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद आपने शादी की, ठीक है, उसके बाद आप डिवोर्स क्लेम कर रहे तो आप नहीं कर सकते। अगर टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट है और आपको नहीं पता है ये बात, नहीं पता थी बात, तो फिर आप बाद में ग्राउंड लेके अपनी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या होता है कि देखिए, या तो हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी बिना किसी रीज़न के, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीज़न के सोसाइटी से अलग हो गया, विड्रॉ हो गया, जो भी उनके मैरिज की लायबिलिटीज थी, ठीक है, जो भी उनकी शादी के जो भी दायित्व थे वो अब उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उनकी ड्यूटीज़ थी, जो भी उनकी लायबिलिटीज थी वो उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने उससे विड्रॉ ले लिया, उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को मानने से मना कर दिया है। तो जो एग्रीड पार्टी है, चाहे हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपकी पीड़ित पार्टी है, वो क्या कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी और वहाँ जाके क्या करेगी, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ करेगी कि भाई हाँ ऐसी बात है, ठीक है, और वो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा आपका उस पार्टी में होगा जिसने विड्रॉ किया है। अगर हस्बैंड ने अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ दिया है तो हस्बैंड को, या वाइफ ने अगर अपनी ड्यूटी छोड़ दिया तो वाइफ को ये प्रूव करना होगा कि उन्होंने सोसाइटी से ऐसा कोई भी विड्रॉल नहीं लिया है, ठीक है, या कोई ऐसा विड्रॉल लिया है। तो जो आपका पार्टी
आपका विडो कलर सोसाइटी से उसको ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसको ये बात साबित करनी होगी। केस आता है आपका सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में क्या कहा गया था कि जो कंजुगल राइट्स है ना, आपके कंजुगल राइट्स का कंसेप्ट आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये असंवैधानिक है, ऐसा कह के हमने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। वॉइड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या करा उनका, ये तो राइट ऑफ प्राइवेसी है, राइट ऑफ पर्सनल लायबिलिटी है या आपकी प्राइवेसी है, पर्सनल लायबिलिटी है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी है मतलब कि आपका खुद का पर्सनल अधिकार है, स्वतंत्रता है आपको इस बात की कि कब आप समाज में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कह के हमने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कहा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसको वॉइड कह दिया, मतलब इस केस को हटा दिया यहाँ से, और कहा गया कि कंजुगल राइट सही है, क्योंकि जो पार्टनर है आपका उसका भी तो कोई अधिकार है, उसकी भी तो कोई राइट्स है। लेकिन अगर आपने सोसाइटी से बिना कुछ कहे विड्रॉ कर लिया तो उसके पार्टनर के राइट क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसमें केस फाइल कर सकते हैं, कंज्यूमर राइट्स का आप क्या कर सकते हैं, केस ला सकते हैं, सूट ला सकते हैं, ठीक है। तो ये केस आता है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का। फिर आपका जुडिशियल सेपरेशन। अब जब पार्टीज आपकी क्या करना चाहती है, अलग होना चाहती है, ठीक है, तो आइदर पार्टी टू मैरिज, कोई भी पार्टी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक पार्टी क्या कर सकती है, एक पिटीशन लगा सकती है। पिटीशन लगा के कह सकती है कि जो हमारे मतलब की प्रेयर कर सकती है, कोर्ट में कह सकती है कि एक डिग्री लाई जाए जुडिशियल सेपरेशन की, कि हम अलग होना चाहते हैं, इसलिए हम ये पिटीशन लगा रहे हैं, आप इस पर डिग्री लाए, ठीक है। ग्राउंड्स क्या लेंगे, वही ग्राउंड जो आपके 31 के मतलब डाइवोर्स के ग्राउंड है, वही ग्राउंड आपके इसके अंदर भी लिए जाएंगे, ठीक है। वाइफ के क्या ग्राउंड है 13(1) और 13(2) के, और हस्बैंड के क्या ग्राउंड है 13(1) के, ठीक है। ये अब आगे हम बढ़ेंगे डाइवोर्स के अंदर। तो जुडिशियल सेपरेशन क्या होगा, आइदर पार्टी होता मैरिज, या हस्बैंड या वाइफ। नेक्स्ट है डाइवोर्स। डाइवोर्स आपको पता है कि एक पिटिशन लगती है, या तो हस्बैंड लगाएगा या वाइफ लगाएंगे, ठीक है। और ग्राउंड सबसे यहाँ पे आपकी ग्राउंड लिखी हुई है सेक्शन नंबर 13, ठीक है। ये बात करता है डाइवोर्स की, इसके अंदर ये जो नीचे लिखे हुए ना ये आपके ग्राउंड्स है, ठीक है। डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स आप ले सकते हैं, किन किन ग्राउंड्स पर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। पहला है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, अपने स्पाउस को छोड़ के, स्पाउस के अलावा अगर किसी और पर्सन के साथ आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ठीक है, तो फिर ये आपका ग्राउंड बन सकता है। और किया कैसे, स्व इच्छा से किया, वॉलंटरी किया है आपने, ठीक है। अपने स्पाउस को छोड़ के किसी और पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, वॉलंटरी किया है, तो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ये बन सकता है। नेक्स्ट है क्रुएल्टी, क्रूरता। अगर आपने अपने जो पार्टनर है स्पाउस उसके साथ आप क्या करते हैं, क्रुएल्टी करते हैं। स्पाउस के साथ आपने क्रुएल्टी की, क्रुएल्टी कैसे की, या तो फिजिकली, ठीक है, बॉडी हार्म दिया उसको, या फिर मेंटली माइंड हार्म दिया, तो वो दोनों बात यहाँ पे ऐड होगी, फिजिकली या मेंटली कैसे भी आपने क्रूरता की है, क्रुएल्टी की है, तो वो ग्राउंड आपका बनेगा। फिर थर्ड ग्राउंड है आपका डेजर्टेड, कि जो आपका स्पाउस है ना उसने अब क्या कर दिया, आपका 2 साल से उसका कुछ पता ही नहीं है, वो घर त्याग कर चला गया, ग्रह त्याग कर या संसार त्याग कर वो चला गया है, 2 साल से उसको कुछ पता नहीं है, तो ये भी ग्राउंड आपका बन सकता है डाइवोर्स का। नेक्स्ट अनसाउंड माइंड, मेंटल डिसऑर्डर। अगर जो पर्सन है आपका स्पाउस है वो अब अनसाउंड माइंड का हो गया है, उसको मेंटल कोई डिसऑर्डर है, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए। वेनरियल डिसीजेस, ऐसी डिसीज जो फैलती है, ठीक है, संबंध बनाने से, रिलेशन से जो डिसीजेस आपकी ट्रांसफर होती है, वो ये डिसीज आपकी मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई डिसीज अगर आपके पार्टनर को है तो आप डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसने संसार त्याग दिया, संसार का त्याग कर दिया उसने, ठीक है, उसने वर्ल्ड का रिनाउंस कर दिया है, संसार को त्याग दिया है, तो ये भी ग्राउंड आपका डाइवोर्स का बन सकता है। नॉट हियर अलाइव 7 years, कि 7 साल से उस व्यक्ति का कुछ पता ही नहीं है कि वो जीवित है या मर चुका है, ये कुछ भी उसका पता नहीं है, और किसको नहीं पता है, क्वेश्चन आते कि किसको नहीं पता। तो ऐसे पर्सन जिनको ऑर्डिनरी जिन पर्सन को ऐसी नॉलेज होती है, जैसे माँ बाप,
ठीक है, खुद की फैमिली मेम्बर्स को तो पता ही होता है ना कि पर्सन कहाँ पे है, किसी एक पर्सन को तो पता ही होता है। तो जो ऑर्डिनरी ऐसे पर्सन है जिनको ये नॉलेज होनी चाहिए, होती है आमतौर पे जनरल टर्म में देखा जाए, तो उन पर्सन को नहीं पता है कि वो पर्सन 7 साल से कहाँ पे है, उसके बारे में कुछ सुना नहीं है। तो 7 साल होने के बाद कंप्लीट आप डाइवोर्स का ग्राउंड ले सकते हैं। ठीक है, डाइवोर्स ले सकते हैं इस ग्राउंड पे। नेक्स्ट है आपका, ये हिंदी में हो गया। नेक्स्ट है ऐसी ग्राउंड, सेक्शन 13(2) क्या कहता है, ये ग्राउंड सिर्फ आपके वाइफ के है। ऊपर वाले ग्राउंड आपके हस्बैंड वाइफ दोनों के थे, ये ग्राउंड आपके सिर्फ और सिर्फ वाइफ के हैं। ठीक है, पहला क्या ग्राउंड है कि हस्बैंड मैरी अगेन, हस्बैंड ने क्या कर दिया, बाईगैमी कर लिया। ठीक है, बाईगैमी कर दी हस्बैंड ने, तो आप ग्राउंड ले सकते हैं डाइवोर्स का। गिल्टी ऑफ रेप, रेप का गिल्टी है, एक्यूज्ड है रेप का, तो सोडोमी या बेस्टैलिटी, मतलब ह्यूमन सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनिमल। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन एनिमल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो हम मानते हैं वहाँ पे उसको बोला जाता है सोडोमी या बेस्टैलिटी। ठीक है, तो अगर वो इस चीज़ का एक्यूज है तो भी आपका मान के चला जाएगा कि आप क्या करते हैं, डाइवोर्स का ग्राउंड ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 125 CRPC एंड सेक्शन 144 BNS। मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया और अलग रह रहे हैं, लिविंग अपार्ट रहते हैं 1 ईयर या अपवर्ड। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। ये ग्राउंड भी आपका डाइवोर्स का है। CRPC में अगर या फिर BNSS में मेंटेनेंस मिल रहा है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट में भी डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेस देन 15 ईयर्स टिल 18 ईयर्स रिप्रोड्यूटेड मैरिज। अगर कोई आपकी फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल है, अगर उसकी हुई है चाइल्ड मैरिज, अगर फीमेल की चाइल्ड मैरिज हुई है और चाइल्ड मैरिज के बाद क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज के बाद उसकी एज हुई 15 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स के बीच में। देखो, फीमेल की क्या हुई, चाइल्ड मैरिज हुई। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के दौरान मान लीजिए वो छोटी थी, अभी 15 ईयर्स की भी कंप्लीट नहीं हुई थी या 18 ईयर्स की भी नहीं हुई थी। ठीक है, अगर इस टाइम पीरियड के बीच में अगर वो क्या करना चाहती है, अपनी शादी को कैंसिल करना चाहती है, शादी को कैंसिल करना चाहती है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 15 ईयर्स से लेकर 18 साल तक वो अपनी शादी को कैंसिल कर सकती है। कौन, फीमेल, डाइवोर्स का ग्राउंड वो ले सकती है। ठीक है, लेकिन एज ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, 15 साल से 18 साल का बीच का ही आपका एज ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ये इसको हिंदी में। ठीक है, सेक्शन 13A 1976 अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स पिटिशन, कि आपने जब डाइवोर्स के लिए क्लेम किया, डाइवोर्स के लिए आपने क्लेम किया तो डाइवोर्स आप मांग रहे हैं, साथ में उसके साथ आप अल्टरनेटिव रिलीफ मांग रहे हैं। अल्टरनेटिव मतलब इसके अलावा भी आप कुछ और कोर्ट से मांग रहे हैं, अनुतोष आप मांग रहे हैं कुछ और। अनुतोष क्या मांग सकते हैं, जैसे कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड, कि हमें बच्चे की कस्टडी भी दी जाए। ठीक है, जो आपका रेस्पोडेंट है वो अब इंटरफेयर नहीं करेगा, रेस्पोडेंट, ठीक है, आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ भी ग्राउंड आप ले सकते हैं, इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस टाइप के आप अल्टरनेटिव रिलीफ भी आप मांग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 13B, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 13B, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर आपने जो डाइवोर्स है वो लिया है आपसी सहमति में, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही आपके सहमत है डाइवोर्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे आप, इसमें आप करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे, जिला न्यायालय में जाएंगे डाइवोर्स के लिए म्यूचुअल सहमति से। ठीक है, दोनों पार्टी जाएगी, अभी दोनों अलग रह रही है। ठीक है, दोनों अगर अलग रह रहे हैं आपके तो जॉइंट पिटीशन लगा सकते हैं, जैसे वाइफ ने अलग लगाई, हस्बैंड ने अलग लगाई है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, डाइवोर्स के लिए क्लेम करते हैं आपका। दोनों को अलग रहते हुए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तभी आपका ये म्यूचुअल कंसेंट का पिटीशन लगेगी। फिर इसके अंदर हम आपको कुछ देंगे कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड कोर्ट आपको कुछ टाइम देगा,
आपने कोर्ट में पिटीशन लगाई, पिटीशन लगाने के बाद कुछ कोर्ट आपको टाइम देगा कि इतने टाइम के बाद ही हम आपको डिवोर्स देंगे, ठीक है। तो कूलिंग पीरियड होगा आपका 6 मंथ का से लेके 18 मंथ, 6 महीने से लेकर 18 मंथ तक का टाइम दिया जाएगा। अगर इस टाइम पे अगर आप सेपरेट रह रहे हैं, सेपरेटेड है, तभी हम आपको डाइवोर्स का डिग्री देंगे, ठीक है। डाइवोर्स की डिग्री तभी हम आपको देंगे। और डिग्री ऑफ डाइवोर्स कौन सी तारीख को माना जाएगा? डेट ऑफ डिग्री माना जाएगा। कब? जिस दिन आपकी डिग्री आई, ठीक है। जिस दिन आपकी डिग्री आई उसी दिन माना जाएगा कि आपका डाइवोर्स हुआ है, ठीक है। एनफोर्समेंट चाहे कभी भी कराया गया, जिस दिन डेट ऑफ डिग्री है उस दिन हम मानेंगे कि डाइवोर्स का ये डेट है। केस आता है आपका रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। सुप्रीम कोर्ट क्रिएटिव पिटीशन आर्टिकल 142 डाइवोर्स अलाउ, कि आप डायरेक्टली, ये आर्टिकल 142 के अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं डाइवोर्स का क्लेम करने के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप सीधा अपनी पिटीशन लगा सकते हैं आर्टिकल 142 के अंदर। केस है रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा, मोस्टली ऑफ टाइम ये केस पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 14, नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर सिंस डेट ऑफ मैरिज। शादी से, मैरिज से 1 साल के अंदर अंदर दोबारा 1 ईयर के अंदर अंदर आप डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं। डाइवोर्स के लिए क्लेम करना है, शादी का 1 साल कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 15, लेकिन अगर कोर्ट का लगता है कोई सीरियस ही बहुत ही ज़्यादा क्रुएल्टी हो रही है वीमेन के साथ, या फिर कोई वो पर्सन सच में ही रेप का गिल्टी आ गया इसके दौरान, तो कोर्ट दे सकते हैं, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है कि ये टाइम पीरियड को वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट आपको 1 ईयर का टाइम क्रॉस करना ही होगा, कंप्लीट करना ही होगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 15, डाइवोर्स पर्सन राइट ऑफ री मैरिज, कि जब एक पर्सन का आपका डाइवोर्स हो गया है तो अब वो पर्सन दोबारा शादी कब कर सकता है? उसको डाइवोर्स मिल गया तो दोबारा शादी कब कर सकता है, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट है आपके इसके अंदर, देखिए मैं आपको यहाँ डाइवोर्स की आई आपकी डिग्री, डाइवोर्स मिल गया। उसके बाद देखो हर एक डिग्री का कोई ना कोई अपील होती है, ठीक है। हर एक डिग्री की कोई ना कोई अपील होती है, या फिर नो अपील, या तो अधिकार होता है अपील का या अधिकार नहीं होता, दो ही बात होती है ना आपकी, या तो अपील में जा सकते हैं या अपील में नहीं जा सकते। तो अगर आपके पास अपील का राइट ही नहीं है, नो राइट है आपके पास अपील का, तो जैसे ही डिग्री आई उसके बाद आप री मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या हुआ, अपील का अधिकार है आपके पास, अपील का राइट है, और अपील के राइट होने के बाद तो आपको, जब पर्सन आपका अपील में गया है, जो पार्टी है आपकी, अगर अपील में गई है तो उतना टाइम पीरियड आपको रुकना पड़ेगा, अपील के डिसीजन आने का भी वेट करना पड़ेगा, और अपील के डिसीजन आपको फेवर में आ गया है तो फिर आप ग्राउंड ऑफ डिवोर्स के अकॉर्डिंग आप री मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। डिवोर्स आपका मान लिया जाएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, री मैरिज कर सकते हैं। या तो आपका अधिकार ही नहीं है अपील का, या अपील का टाइम खत्म हो गया है, या पर्सन अपील में गया है और आपके फेवर में ही डिग्री आ गई है, तो आप री मैरिज कर सकते हैं। सेक्शन 16, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, ठीक है। अगर जो आपका चाइल्ड है, कहाँ से, अगर चाइल्ड कौन सा है, वैध चाइल्ड है, ठीक है। अगर शादी आपकी वॉइड है, शून्य है या शून्य करनी है, तो बच्चा आपका वैध ही माना जाएगा। शादी चाहे कैसी हो, बच्चा आपका वैध ही माना जाएगा, लेजिटिमेट ही माना जाएगा। इन्होंने कहा अगर शादी शून्य है, ठीक है, मैरिज हैज बीन वैलिड, चाइल्ड इज लेजिटिमेट, तो जब शादी शून्य थी, लेकिन क्या ऐसा मान जाएगा कि जो शादी आपकी वैलिड थी और हम बच्चे को वैध मानेंगे, ठीक है। ऐसे मान के कि शादी आपकी वैलिड है, हम बच्चे को वैध मानेंगे। शादी वॉइडेबल है, तो अगर आपकी डिग्री आई है उससे पहले अगर बच्चा हुआ है, बाइकोटन हुआ है, या तो कंसीव कर लिया गया है, या फिर बच्चा हो गया है, तो बच्चा आपका वैध माना जाएगा। अगर शादी शून्य करनी है तो डिग्री आने से पहले अगर बच्चा आपका कंसीव हो गया है या बाइकोटन हो गया, जन्म हो गया बच्चे का, तो ऐसा बच्चा आपका वैध माना जाएगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का अधिकार क्या होगा, नो राइट इन एंसेस्टर प्रॉपर्टी अदर देन पेरेंट्स। अगर शादी आपकी वॉइड या वॉइडेबल मैरिज है तो बच्चे का कोई भी अधिकार नहीं है आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। पैतृक संपत्ति, आप बोल तो
जायदाद में आपका कोई भी अधिकार नहीं होता बच्चे का, ठीक है, अगर शादी वोइड या वोइडेबल है। लेकिन अगर उसकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो फिर आपके बच्चा क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ऐसा हमें पता है कि पेरेंट्स जब तक जीवित है तब तक वो प्रॉपर्टी किसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी है तो बच्चे का कोई अधिकार नहीं है। वो तो पेरेंट्स जब तक जीवित है उनकी मर्जी है कि वो प्रॉपर्टी किसको दे। लेकिन जनरल टर्म में देखा जाए तो बच्चे का अधिकार अपनी पैतृक प्रॉपर्टी में होता है, ठीक है। फिर है कंसेप्ट आपका जुडिक्शन, क्षेत्राधिकार। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो आपके सुन सकते हैं ऐसे मामले, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम क्या मान के चलेंगे, सिविल जुडिक्शन का मामला उनको मानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर केस आपका XYZ एरिया का है, XYZ एरिया का कोई केस है, तो XYZ एरिया की जो कोर्ट है आपके, जिनका इस पे क्षेत्राधिकार है, तो वही कोर्ट आपके सिविल कोर्ट माने जाएंगे, ठीक है। और वहाँ का ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका, जिला कोर्ट आपका फैमिली कोर्ट्स के डिसीजन सुनेगा, ठीक है। और किसके द्वारा हम ऐसी आपकी केस फाइल करेंगे, कौन पिटिशन लेके जा सकता है, या तो जिसने मैरिज कराई है, मैरिज जिसने कराई है, ठीक है। सेकेंड है रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीशन, जहाँ पे मैरिज हुई है, शैल बी प्रेजेंटेड वेयर आएगा, कहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। लेके तो आपको हस्बैंड या वाइफ ही जाएंगे, लेकिन कहाँ पे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे शादी हुई है या जहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जहाँ पे रेस्पोंडेंट रहता था जिस समय आप पिटिशन लेके गए, उस समय जहाँ पे आपका रेस्पोंडेंट रहता है, अपोजिट पार्टी जहाँ रहती है वहाँ पे, पार्टी जहाँ रहती थी, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ जहाँ पे भी रहते थे लास्ट टाइम वहाँ पे, पिटिशनर साइड जहाँ पे जो फाइल लेके गया वो रहता था, ठीक है। तो नॉर्मल यही होगी, जहाँ हस्बैंड रहता था, जो वाइफ रहती थी, या जहाँ वो दोनों रहते थे, तो नॉर्मली आपका केस ही माना जाता है। देखिए, लेकिन पहला पॉइंट तो आपको देंगे, इसको अपोजिट पार्टी को देंगे, अपोजिट पार्टी जहाँ रहती है वहाँ पे हम केस फाइल करेंगे। लेकिन जो पार्टी केस कर रही है उसका कॉन्सेप्ट कब माना जाएगा कि वो कहाँ रहता है, वहाँ पे कब फाइल कर सकता है वो, जबकि क्या है, आपका जो रेस्पोंडेंट है वो या तो बाहर रह रहा है या 7 साल से उसका कुछ पता नहीं है, रेस्पोंडेंट का कुछ पता नहीं है, या वो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, तो हम फिर जो केस फाइल, जो पिटिशन फाइल करने वाला पर्सन है वो अपने रेजिडेंशियल एरिया पे केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नो कोलिजन बिटवीन द पार्टीज एंड अदर पार्टीज ऑफ मैरिज, कि इन्होंने कहा है कि आपकी कभी भी मिली भगत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिली भगत आपकी नहीं होनी चाहिए कि दोनों आप सहमति करके आ रहे हैं ऐसा मामला लेके आने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एज रूल ऑफ हिंदू, एज रूल ऑफ हाई कोर्ट्स। जैसे इसका मामला एक देखा जाता है कि क्या करते हैं, कई कपल्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि जो भी पार्टनर है आपके वो डाइवोर्सी बन जाएगी, ठीक है, डाइवोर्सी बन जाएगी पार्टनर, तो उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे बेनिफिट क्लेम करने के लिए उन्होंने क्या किया, डाइवोर्स पिटीशन लगाई। तो जो ये मामले हैं ये आपके मिली भगत के मामले हैं ना, तो ऐसे मामले आपकी कोर्ट में इनवैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट एज रूल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का रूल देखा जाए तो CPC 1905 के जो आपके रूल्स हैं, 1908 1908 जो CPC आपकी वो अप्लाई होगी, ठीक है। सेक्शन 21A क्या कहता है, ट्रांसफर पिटीशन। सेक्शन 21A कहता है कि कब आप पिटीशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोर्ट में आपने पिटीशन लगाई और आप चाहते हैं कि कोर्ट B के अंदर वो पिटीशन चली जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो कब आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, अगर आपके सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल लगी है, सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक जिला न्यायालय में आपकी फाइल लगी है, ठीक है, तो पिटिशनर शैल बी ट्राइड एंड हियर टुगेदर बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वो एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो आपके मामले सुन लेगा, ठीक है। अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी हुई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी है, तो जहाँ पे पहले लगी है, ठीक है, वो देख लिया जाएगा। अगर देखिए सेम कोर्ट में लगी है, सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी है, ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, ऐसी आपकी पिटीशन सुन लेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी है, अगर आपकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी हुई है, तो जहाँ पे वो पहले लगी है ना, जहाँ पे वो अर्लियर लगी है, तो वहाँ पे हम उस मामले को देख लेंगे आपका, ठीक है, जहाँ पहले लगी है वो मामला आपका देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 21B,
स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशन, कि कब आपका केस हम डिस्पोज ऑफ करेंगे या कब आपकी ट्रायल चलेगी। तो देखिए आपका जो ट्रायल रहेगी, जब आपका मामला होगा वो डे टू डे चलेगा, डेली आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, डे टू डे आपकी हियरिंग होगी, ठीक है, डे टू डे आपके केस को सुना जाएगा, हियरिंग डे टू डे आपकी होगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसमें एडजर्नमेंट तब तक नहीं होगी, तब तक आपको तारीख नहीं मिलेगी, तब तक जब तक आप कोई रीज़न रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तब तक हम मामले में छुट्टियाँ नहीं दे सकते, नहीं तो आपकी डे टू डे आपकी हियरिंग होगी। कंक्लूजन, इसका जो कंक्लूजन है, जो इस पिटिशन है, वो 6 महीने तक आपकी सुन लेनी चाहिए, 6 महीने तक आपका कंक्लूजन हो जाना चाहिए ऐसे पिटिशन का, ठीक है। अपील, अगर आपको अपील में जाना है तो 3 मंथ के अंदर अपील का प्रोविजन भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, 6 मंथ के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए और 3 महीने के अंदर अपील का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शैल बी एडमिसिबल आइदर नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड। देखिए अगर आपके जो एविडेंस है, ठीक है, वो अगर स्टैम्प्ड नहीं है या फिर रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी हम उसको एडमिसिबल कर लेंगे। यहाँ पे एविडेंस देंगे क्या, शादी का कार्ड तो देंगे, ठीक है, शादी का कार्ड आपने दिया, तो शादी का कार्ड अगर स्टैम्प्ड नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी आप क्या मान लेंगे कि हाँ हमारी एविडेंस आपकी एडमिसिबल है, ठीक है। तो ऐसा एविडेंस आपका जो कि आपका स्टैम्प नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे एविडेंस को हम, ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी हम एडमिसिबल मान लेंगे। प्रोसीडिंग आप क्या चलेगी, इन कैमरा, मतलब बंद कमरे में आपकी प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है। और जब तक लॉफुल ना हो, जब तक कानूनी रूप से मतलब सही ना हो, तब तक ऐसी प्रोसीडिंग को ना हम प्रिंट करेंगे, ना ही हम पब्लिश करेंगे। अगर आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऐसे कहा है कि कोई जजमेंट है तो हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है तब हम कर सकते हैं, वरना हमें नहीं करने हैं ऐसे मामले को आगे पब्लिश, ठीक है। जो पर्सन पब्लिश करता है, जो पर्सन ने पब्लिश किया है, उसको पनिशमेंट मिलेगी 1000 रुपये की, पब्लिश करने वाले को 1000 रुपये तक का आपका जुर्माना देना होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 24, मेंटेनेंस की बात करते हैं। मेंटेनेंस, पेंडेंटेड लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो देखिए अब आप मेंटेनेंस के लिए जब अप्लाई करेंगे, डिवोर्स के बाद अगर रेस्पोंडेंट ने मांगा है वेट मेंटेनेंस, डिवोर्स के बाद आपके रेस्पोंडेंट ने मेंटेनेंस मांगा है, ठीक है, तो देखिए या तो वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकता है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होगा, मेंटेनेंस के लिए देखा जाएगा कि आप कितना कमाते हैं, इनकम क्या है आपकी, या फिर आपके सपोर्ट के लिए हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसके सपोर्ट के लिए कितनी चीज नेसेसरी है, कितना मतलब कि सफिशिएंट है, कितना मेंटेनेंस उसको देना चाहिए, ठीक है, कितनी इनकम कमाता है, कितना सफिशिएंट उसको वो चाहिए, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए। जरूरी एक्सपेंसेस देखे जाएंगे जो प्रोसीडिंग में हुए हैं, जो खर्चा लगा है आपका केस करने में, वो सारे एक्सपेंसेस भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, एप्लीकेशन या तो वाइफ या हस्बैंड जिसको भी मेंटेनेंस चाहिए वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन। ऑर्डर द रेस्पोंडेंट टू पे टू द पिटिशनर एक्सपेंसेस प्लस मंथली सम, फिर जो आपके रेस्पोंडेंट है उसको कहा जाएगा कि आप खर्चे दीजिए या फिर मंथली आप उसको पेमेंट कीजिए, ठीक है। मेंटेनेंस की जो भी एप्लीकेशन लगेगी उसका डिस्पोजल आपका 60 डेज में होगा, जो भी एप्लीकेशन मेंटेनेंस की लगेगी उसका डिस्पोजल आपका 60 डेज में करवाया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 25, परमानेंट एलिमनी या मेंटेनेंस। अगर आपके पक्ष में डिग्री आ जाती है, अगर आपके पक्ष में डिग्री आ जाती है मेंटेनेंस की, ठीक है, एप्लीकेशन किसने लगाई थी, वाइफ ने या हस्बैंड ने, कभी भी आपके पक्ष में आपकी डिग्री आ जाती है तो आपको एस्पोडेंट को, जो एस्पोडेंट है, जो अपोजिट पार्टी है, उनको कहा जाएगा कि आप अब आके सम पे कीजिए, ठीक है, या तो आप एक साथ सारी पेमेंट कर दीजिए या फिर आप मंथली या फिर डॉटली, कुछ समय टाइम या मंथली महीने या फिर एक साथ सारी पेमेंट आप कर दीजिए। लेकिन ये पेमेंट उतनी ही की जाएगी लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, जब तक जो आपका एप्लीकेंट, जो आपका पिटिशनर है, जब तक वो जिंदा है तब तक ही आपकी उसकी पेमेंट की जाएगी, ठीक है। पिटिशनर की डेथ होगी उसके बाद हम ऐसे मेंटेनेंस नहीं देंगे, फिर तो आप किसको ही दोगे, ठीक है, तो वो होगा। ऐसे ऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे मतलब कि देखो, इफ द नेसेसरी चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको ये चार्ज भी लगाया जाएगा। क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को दी है, ठीक है, मैंने मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैंने किसी को दी है तो मैं उसके ऊपर एक चार्ज लगा के देती हूँ। चार्ज क्या लगा के देती हूँ कि आने वाले 10 साल तक या 5 साल तक
इसमें से कुछ मेंटेनेंस इसको जाएगा, इनको जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं कहकर कंडीशन लगा के मैं वो प्रॉपर्टी आगे सेल आउट करती हूँ, ठीक है। तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी आपकी चार्ज लगा सकती हूँ। फिर अगर कोर्ट को लगता है तो वो ये पार्टी को के फेवर में भी ये ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ऑर्डर उसके पार्टी के फेवर में होना चाहिए, वो कर सकती है। अब कब हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर कब ऐसे आपके मेंटेनेंस को कोर्ट हटा सकती है, मेंटेनेंस को कोर्ट हटा सकती है। तो अगर आपकी अपोजिट पार्टी ने दोबारा शादी कर लिया तो कोर्ट कहेगी अब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पार्टी आपकी वाइफ है और वाइफ अब क्या होगी, जस्टी होती है, ठीक है। करेक्टर उस पर एलिगेशन लगाया है, करेक्टर एलिगेशंस लगे हैं कुछ, तो आपके वाइफ को अब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पार्टी अगर हस्बैंड है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे किसी और वुमन के साथ, तो आपके हस्बैंड को भी अब मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। कस्टडी ऑफ चाइल्ड, आपको पता है कस्टडी किसको मिलेगी। तो देखिए कस्टडी और चाइल्ड और एजुकेशन की बात की जाए तो हम वेलफेयर देखते हैं। जहाँ पे बच्चे का वेलफेयर होगा वहाँ पे उसको मेंटेनेंस या एजुकेशन के लिए हम क्या देंगे, साथ में कस्टडी देंगे चाइल्ड को। और ऐसे मामले आपके 60 डेज के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे। जैसे आपने रेस्पोडेंट को बोला, जैसे हमने अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया, ठीक है, कि बच्चे की कस्टडी की बात हो रही है, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर हमें ऐसे मामले सुलझा देते हैं। रेस्पोडेंट को नोटिस जाने के 7 दिन के अंदर अंदर बच्चे की कस्टडी आपकी डिसाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। कोर्ट में मेक अ डिग्री। देखिए अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है, हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी ली है, तो उसका क्या होगा, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, डिग्री लाएगी। उस डिग्री में वो डिसाइड करेंगे कि जॉइंट प्रॉपर्टी का क्या होगा। अगर हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी ली है तो कोर्ट डिसाइड करेंगी कि उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। या फिर कोई प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर हुई है, तो अगर अपील का मामला बनता है तो 90 दिन तक ऐसे डिग्री का ऑर्डर का अपील किया जाएगा, ठीक है। आप अपील में 90 दिन तक जा सकते हैं। जाने का टाइम है, अपील में आप 90 डेज में जा सकते हैं डिग्री से। डिग्री की तारीख है, वहाँ से आप अपील में 90 डेज में जा सकते हैं। अगर कोई अपील में नहीं है तो आप एक इंटीरियम ऑर्डर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इंटीरियम ऑर्डर के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। इंटीरियम ऑर्डर जैसे कि इंजेक्शन लगा दिया, स्टे लगा दिया, कुछ भी आप इंटीरियम ऑर्डर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन सेविंग्स। सेविंग्स क्या बात करता है, मैरिज बिफोर दिस एक्ट, कि जितने भी आपकी मैरिजेस है इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, वो वैलिड रहेगी, वो आपकी इनवैलिड नहीं होगी, ठीक है। इस एक्ट के, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले जितनी भी शादी है आपकी, वो शादी आपकी वैलिड रहेगी। एनी राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम्स और स्पेसिफिक एमेंडमेंट्स, ये भी आपका रहेगा। अरे बंद क्यों हो गया, कहाँ तक हुई रिकॉर्डिंग में।